यूनिट नंबर 7 को भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट, यूनिट नंबर 6 को भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके जो नोट्स है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी ये नोट्स अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लीज इसको डाउनलोड करके अकॉर्डिंगली प्रिंट करा लेना, ठीक है। ओके, नहीं भी कराए तो आप इंस्टीट्यूट के अगर मॉड्यूल को भी रेफर करते हो तो भी चल जाता है, कोई परेशानी नहीं होंगी। बच्चों सबसे पहली बात तो ये जो यूनिट नंबर 6 है ना, ये बड़ा ही इजी यूनिट है। क्यों इजी यूनिट है सर? क्योंकि यूनिट नंबर 6 के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक्स के बारे में बात किया जाता है। किसके ऊपर बात किया जाता है बोलो ना? सिर्फ 2। समझे क्या बात को? सिर्फ 2 चीजों के ऊपर फोकस होता है। एक होता है कौन सा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है कौन सा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करता है हमारा यूनिट नंबर 6। अब सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो बच्चों? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सर इस बार का पेपर कैसा आएगा? मैं भी बेटा, अभी भविष्यवाणी चल रही है मेरी बेटा, वो भी तप वप करने, जैसे ही मेरी एक बार पूरी तपस्या हो जाए पूरी, फिर मेरे को एकदम सपने में ऐसे आएगा मेरे ना, प्रेसिडेंट साहब आते हैं सपने में मेरे, और वो मेरे को पूछते हैं मेरे से कि आईजे सर आप बताओ, बोले पेपर कैसा देना? आप बोल रहे कि इजी दो करके। मैं बोला ठीक है यार इस बार इजी दे दो, तो फिर वो इजी देते। पर मैंने बोला कि नहीं नहीं पेपर बजाओ बच्चों का, तो ऐसे केस के अंदर फिर क्या होता है बच्चों, फिर वो मजे ले लेते पूरे पेपर में, है ना। होता है। मैं अभी वो होने का है, लेकिन वो प्रक्रिया भी चल रही है, अभी मैं तब कर रहा हूं बस, ठीक है। आओ सर, चलिए आओ यहां पर ध्यान दो। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं आपके साथ, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है बच्चों कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये डिपेंडेंट होता है कोई इवेंट के ऊपर। क्या होता है बोलो? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंडेंट होता है कोई इवेंट के ऊपर जो कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो पैरेलल टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उसका असर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पड़ता है क्या? नहीं सर नहीं पड़ता। तो वो इवेंट होने या ना होने से आपके और मेरे बीच का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे बोला जाता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहां पर कहा जाता है, ठीक है। ओके सर, अब देखो यहां पर क्या, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर राहुल को बोलता हूं कि राहुल मैं तुमको माउस बेचूंगा 400 रुपए में। राहुल कहता है ठीक है सर मैं आपसे माउस खरीदूंगा और मैं आपको 400 रुपए दूंगा। पर मैं राहुल को कहता हूं कि ये माउस मैं तुमको तभी बेचूंगा राहुल जब मैंने चाइना से जो शिप बुलाया वो माउस भर के, अगर वो शिप आ जाती है इंडिया ना, तो मैं तुमको क्या करूंगा? तो मैं तुमको माउस बेचूंगा। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ? इस सिचुएशन के अंदर मेरे और राहुल के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? इवेंट के ऊपर। डिपेंड करता है किसके ऊपर? इवेंट के ऊपर। इवेंट क्या आता है? शिप का आना अपने आप में इवेंट है। तो जब वो इवेंट होगा तब जाके मेरे और राहुल के बीच का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों? इसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब एक एग्जांपल आईसीआई का देखो, क्या जबरदस्त एग्जांपल है। ए ने वादा किया यहां पर बी से क्या कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा अगर मेरी बीवी मर जाती है तो। अरे भाई साहब कैसे कैसे भाई, आईसीआई गॉट नो चिल। लेकिन आईसीआई भाई मानता ही नहीं बेटा। आप देखना आईसीआई के एग्जांपल्स में, मुझे क्या लगता है पता है क्या, कि ये जो आईसीआई का ये होगा ना बेटा, वो जानबूझ के फेमिनिज्म को जगाने की कोशिश कर रहा है। कभी वो बीवी को टाइफॉइड करवा दे रहा है, कभी वो बीवी का डाइवोर्स करवा दे रहा है। वो सब चीजें जितने खतरनाक एग्जाम्पल हो सकते हैं ना उतने खतरनाक एग्जाम्पल डालता है वो मॉड्यूल के अंदर, है ना। बोले सब फेमिनिज्म को एक ही बार में जगाएंगे बोले अपन लोग, ठीक है। आओ देखो क्या हुआ देखो। ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा अगर मेरी बीवी निपट ली तो। ऐसा ही उसका मतलब है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा ये भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बीवी का मरना ये क्या है बच्चों? अनसर्टन इवेंट है। कब जाती कब नहीं, कब खुशी मिले कब, मतलब है जिंदा है तब तक, मेरा बोलना है जिंदा है तब तक तो खुशी है ना। फिर लेकिन उसके बाद दुख है। ऐसा आईसीआई के जो आईसीआई का मॉड्यूल वाला है उसका ऐसा व्यू होगा, ठीक है ना। तो उस दुख में वो क्या करने वाला है? अपने घर को बेचने वाला है करके ऐसा ये यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ सर, अब देखो, अब मैं बात करूंगा एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, दो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है ना बच्चों, क्या कहा मैंने? बोलो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है ना ये डिपेंड करता है हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर। जैसे शिप आई तो मैं तुमको सामान बेचूंगा, पर शिप अगर नहीं आई तो मैं तुमको सामान नहीं बेच पाऊंगा। तो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट हुआ। क्या हुआ बोलो बच्चों? हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट हुआ, ऐसा उसका मतलब होता है पहला। दूसरा, सर ये जो इवेंट है ना ये कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट पार्ट नहीं बनता है सच, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसा नहीं बोल सकता मेरी इच्छा हुई तो मैं तुमको
माउस दूंगा करके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, वो अपने आप में वो एक अलग सलग इवेंट है। क्या है बोलो बच्चों, वो अपने आप में एक अलग सलग इवेंट है, ऐसा यहां पर बोला गया है, ठीक है। देखो फिर यहां पर बोला भी है कि कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ अ प्रोमिसर। कंटिंजेंट इवेंट मतलब जस्ट प्रोमिसर की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरी इच्छा हुई तो मैं तुमको गुड्स बेचूंगा, मेरी इच्छा नहीं हुई तो मैं तुमको गुड्स नहीं बेचूंगा। आप इस इच्छा वाले चीज को कभी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो क्या? नहीं सर, आप कभी इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। और एक और बात बोल के रखिए कि इवेंट जो है ना वो अनसर्टन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इवेंट इज बाउंड टू हैपन, मतलब हमें पता नहीं है कि आउटकम ऑफ इवेंट क्या होगा। मतलब इवेंट हो भी सकता है और इवेंट नहीं भी हो सकता, इसे बोला जाता है अनसर्टन इवेंट। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों, इसे कहा जाता है अनसर्टन इवेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, मतलब बेसिकली वो इवेंट हो भी सकता है, जैसे शिप आ भी सकती है या शिप टाइटैनिक भी हो सकती है। तो मतलब क्या बोला यहां पर कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं यहां पर बोलूंगा कि इवेंट इसे अनसर्टन बोला जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोला जाता है, ठीक है ना। चिरायु कह रहा है सर बहुत डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है। क्यों चिरायु, पढ़ाई नहीं हुई क्या आपकी? हाँ, पढ़ाई नहीं हुई क्या आपकी? फिर डर क्यों लग रहा है? एक मिनट। यस, चलो पढ़ाई करो तो डर नहीं लगेगा, पढ़ाई नहीं होंगी तो डर लगेगा बच्चों। वाह क्या बात बोली है सर आपने, खतरनाक ही बोल दिया, हमको तो पता ही नहीं था करके, है ना। मैं बस रिमाइंड करा रहा हूं उस चीज को, डर के भाई कुछ नहीं होने वाला है। आपके हाथ में जितने दिन है अभी उतना मेहनत कर लो, है ना। बेस्ट है, अपना बेस्ट एफर्ट्स दे दो। क्या होता है ये एंजाइटी के चक्कर में ना, ये आजकल ज्यादा हो गया है थोड़ा सा, वो क्या सोशल मीडिया वगैरह पे थोड़ा कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा देते हैं, एकदम रिजल्ट को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, थोड़ा सा एंजाइटी पैनिकनेस होता है ना। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था ना भाई, क्योंकि मतलब ना कोई लाइव क्लासेस वगैरह जैसा, ऐसा लाइव क्लासेस थोड़ी चलते थे उस समय। बच्चा अपना बराबर घर पे चुपचाप पढ़ते रहता था, है ना। तो आजकल ये टेलीग्राम वेलीग्राम, तो फिर एंजाइटी बढ़ गई है, फिर वो सब चीजें थोड़ा ज्यादा वो लोगों का सुन सुन के, या मान लो आप किसी ग्रुप में होंगे, उसमें 4 लोग कुछ टॉपिक पे बात कर रहे होंगे और आपको टॉपिक नहीं जमा, तो आप समझना लग गए अपने, मतलब वाट लग गई अपनी, ऐसा, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा, है ना। तो इट्स बेटर कि जितना हो सके उतना कम कांटेक्ट रखो, जितना हो सके उतना कम सोशल मीडिया का प्रयोग करो, ताकि एक बार एग्जाम तक, फिर उसके बाद तो आपको जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। आइए सर, चलो देखो सर, पढ़ाई तो करी है अच्छे से, तो करिए, तो फिर क्यों एंजाइटी हो रही है तुमको? फिर तो आईसीआई को एंजाइटी होनी चाहिए तुमसे। ओ माय गॉड, बच्चा ऐसा पेपर ना लिख दे कि इसके पेपर से ही हमें सजेस्टेड बनाना पड़े करके, है ना। आईसीआई को डर लगना चाहिए बेटा आपसे, ठीक है। आओ सर, चलिए आइए नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, ध्यान दो। रूल्स ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर से सवाल जनरली इंस्टीट्यूट पूछती है, ठीक है। आइए देखो पहला क्या, एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। देखो क्या बोला सर, कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एनफोर्स किया जाएगा कब? ऑन इवेंट हैपनिंग, इवेंट के होने पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों, इवेंट के होने पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखो क्या, ये बच्चों कौन है, ये है एमवी सर, ये कौन है, ये है आईजी सर, ठीक है। एमवी सर मुझसे क्या कहते हैं, एमवी सर मुझसे कहते हैं भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे क्या दो, तुम मुझे बोतल दो। क्या दो बोलो बच्चों, तुम मुझे बोतल दो। बोतल मतलब पानी की बोतल की बात की जा रही है नालायको, है ना। तुम भलता ही कुछ मत समझ लेना, तुम मुझे बोतल दो, मुझे तड़प हो रही है, प्यास लग रही है, तो मैं उसमें पानी रख पाऊं और समय समय पर पानी पी पाऊं, तो उसे मुझे वो बोतल दो करके, ठीक है। ओके, मैंने एमवी सर से कहा ओके। अब देखो मेरा और एमवी सर का क्या हो गया बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट मैंने एमवी सर से क्या कहा, मैंने एमवी सर से कहा, क्या कहा कि जब शिप आ जाएंगी ना, जब शिप आ जाएंगी, मतलब जब जो जो मेरी शिप है ना, चाइना से मैंने सामान बॉटल्स बुलवाया हूं, तो जब चाइना से मेरे गुड्स आ जाएंगे ना, उसके बाद मैं तुमको बॉटल बेच दूंगा। मतलब क्या हुआ कि मेरे और एमवी सर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है इवेंट के ऊपर, और इवेंट भी कौन सा है, शिप का आना। तो मतलब जब इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा, समझे क्या। ऑन इवेंट हैपनिंग मतलब शिप का आना मींस इवेंट हैपनिंग, और अगर ये इवेंट होता है तो मैं बोलूंगा कि मैं आपका और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एनफोर्सेबल होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो शिप है बच्चों, मान लो अगर ये शिप क्या हो जाती है, मान लो अगर ये शिप
शिप टाइटैनिक हो जाती है, क्या हो जाती है बोलो, टाइटैनिक हो जाती है, डूब जाती है पानी के अंदर। शिप डूबे, हाँ डूबे पानी में, ठीक है। तो शिप अगर डूबे पानी में तो मुझे एक बात बताइए आप, इस सिचुएशन के अंदर अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा बच्चों, वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होता जब शिप आती, पर क्या शिप कभी अभी आने वाली है क्या? नहीं सर, शिप तो अब कभी नहीं आएंगी, वो तो समुद्र सी बेड में जा चुकी है। तो ऐसे केस के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई किया है ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर कंटीजेंट इवेंट, मतलब शिप आएंगी तो मैं बॉटल दूंगा, तो मेरे और एमवी सर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते जब तक इवेंट हो नहीं जाता, मतलब एमवी सर मुझसे बॉटल नहीं मांग सकते जब तक शिप आ नहीं जाती, ठीक है। इफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, लेकिन अगर शिप टाइटैनिक हो गई तो उस सिचुएशन के अंदर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, वॉइड हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको बातें? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रहा है क्या, है ना? यस सर। चलिए आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अब देखो क्या, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब देखो यहां पर क्या बोल के रखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इवेंट नॉट हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या कहा मैंने बोलो, वो इवेंट नॉट हैपनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो जैसे अपने पुराने वाले ही एग्जांपल में मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं है ना पीपी सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। क्या करता हूं कॉन्ट्रैक्ट, कि पीपी सर आप है ना मेरे को बॉटल सप्लाई करना और मैं आपको पैसे दूंगा, पर कब दूंगा, ये मेरे और पीपी सर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब अगर मेरी शिप नहीं आती है तब आप मुझे बॉटल देना और मैं आपको उसके बदले पैसे दूंगा। मतलब यहां पे मेरे और पीपी सर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर है। किसके ऊपर है बोलो बच्चों, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर है। इसका मतलब सेकेंड केस में अगर ये शिप टाइटैनिक होंगी तो मेरा और पीपी सर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और अगर शिप मान लो आ जाती है तो इस सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा मेरा और पीपी सर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बच्चों, वॉइड होगा। क्या होगा बोलो बच्चों, वॉइड होगा। मतलब सर आपने जो पहला पॉइंट पढ़ाया ये उसका एग्जैक्टली रिवर्स हुआ क्या? हाँ बच्चों, ये एग्जैक्टली उसका रिवर्स हुआ। समझे क्या? देखो देखो क्या बोला यहां पर, द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स तभी कर पाओगे जब इवेंट इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, जब इवेंट यहां पर इम्पॉसिबल होता है तब जाके ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होने वाला है, ठीक है। अब देखो तीसरा, द कॉन्ट्रैक्ट वाज सीज टू बी एनफोर्सेबल if contingent upon conduct of living person when living person does something to make the event या conduct impossible of happening। जैसे देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनो ना, देखो क्या बोला यहां पर, यहां पर सुनो ना मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर अच्छे से ध्यान देना बेटा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपके साथ, सुन रहे हो क्या आप लोग, ठीक है ना? देखो मैंने आईजी सर ने क्या कहा एमवी सर से, मैंने कहा एमवी सर से कि अगर मान लो अगर ऐसा होता है कि कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है, वास्तव जीवन से संबंध आ गया तो मात्र सहयोग कहा गया। मैंने कहा कि अमिताभ करके कोई लड़का है, अगर अमिताभ और रेखा की शादी हो जाती है ना तो मैं एमवी सर को 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन क्या होता है, वो जो अमिताभ नाम का लड़का है ना बड़ा नटखट है, और वो क्या करता है बच्चों, वो जया नाम की लड़की से शादी कर लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे जरा एक बात बताइए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड था किसके ऊपर, अमिताभ और यहां पर रेखा के बीच में क्या शादी है ना, शादी हुई तो ठीक है। लेकिन यहां पर अमिताभ ने कुछ ऐसा कर लिया जिसके कारण अब ये जो चीज है ये कभी हो सकती है क्या? नहीं सर, ये कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्रीमेंट है ना मेरे और एमवी सर के बीच का, ये क्या हो जाएगा बच्चों, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से मुझे, ये वॉइड हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आ रही है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है क्या? फटाफट बोले ना जरा, है ना, जल्दी से बोलो ना, आप बोलते नहीं जल्दी से।
है ना? यस, तो मतलब क्या हुआ सर, जब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना है किसके ऊपर, जो डिपेंड करता है कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, कि एक लिविंग पर्सन कैसे बिहेव करता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है करके। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा, इस सिचुएशन में वो लिविंग पर्सन कुछ ऐसा कर जाए, लिविंग पर्सन कुछ ऐसा कर जाए जिसके कारण मैं बोलूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा क्या? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, मेरा एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी अपलोडेड है, जो मैंने पिछले अटेम्प्ट के लिए अपलोड किया था, वो एप्लीकेबल, वो सारे अटेम्प्ट्स के लिए। एबीसी एनालिसिस का अटेम्प्ट वाइज थोड़ी चेंज होता है कभी, है ना? एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है कौन से हाई प्रायोरिटी टॉपिक से कौन से सेकंड पे आते हैं, कौन से थर्ड पे आते हैं। ये कोई अटेम्प्ट वाइज चेंज नहीं होता, जो एक बार बना दिया वो बना दिया। ठीक है, आओ सर, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब देखो क्या नेक्स्ट, कंटीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब देखो क्या हुआ, जो अपन ने पहला वाला पॉइंट पढ़ा था ना बच्चों, वो पहले वाले पॉइंट में टाइम एलिमेंट डाल दिया। क्या डाल दिया बोलो बच्चों? पहले वाले पॉइंट में टाइम एलिमेंट डाल दिया। जैसे देखो क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट याद है आपको मेरे और एमवी सर का, कि मैं एमवी सर को क्या बेचूंगा, बॉटल बेचूंगा, और एमवी सर मुझे क्या देंगे, पैसे देंगे। कब? शिप अगर आती है तो। अब हमने इसके अंदर एक और कंडीशन डालती है कि अगर 1 साल के अंदर शिप आती है ना, तो मैं एमवी सर को बॉटल बेचूंगा और वो मुझे पैसे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिप अगर 1 साल के बाद आती है तो मैं बोलूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बच्चों? वॉइड हो गया। और एक और वॉइड कैसे हो सकता है, कि मान लो शिप अगर 1 साल के अंदर ही टाइटैनिक हो गई तो मैं बोलूंगा अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर आपने टाइम एलिमेंट को घुसेड़ दिया है बीच में। आप बोल रहे हो कि 1 साल के अंदर शिप आएंगी तब मैं बॉटल बेचूंगा, इसका मतलब 1 साल में डूब गई, मतलब कभी नहीं आएंगी, तो वॉइड हो गया। और साथ ही साथ क्या बोला, 1 साल के बाद आई तो भी वॉइड ही रहने वाला है क्या कॉन्ट्रैक्ट? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर वॉइड ही रहने वाला है। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? अब देखो, अब इसका रिवर्स करेंगे, कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम। मतलब मैं पीपी सर से क्या कहता हूं, मैं पीपी सर से कहता हूं कि सर मैं आपसे बॉटल खरीदूंगा अगर 1 साल के अंदर शिप नहीं आती है तो। क्या कहा मैंने? बोलो नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, मतलब 1 साल के अंदर शिप नहीं आती है तो मैं आपसे बॉटल खरीदूंगा। अब देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके से वैलिड होंगे, एक तो 1 साल के अंदर शिप डूब गई, या दूसरा शिप 1 साल के बाद आती है। तो इन दोनों केसेस के अंदर मैं बोलूंगा कि इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज अगर शिप 1 साल के अंदर आ जाती है तो मेरा और पीपी सर का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इवेंट डिपेंड करता है नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम के बारे में। क्या कहा मैंने? बोलो नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if specified uncertain event does not happen within a fixed time। क्या बोला? बोलो बच्चों, does not happen within a fixed time, it may be enforced by law। अगर टाइम एक्सपायर होता है तो, या अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट will not happen, मतलब कि शिप अगर 1 साल के अंदर ही टाइटैनिक हो जाती है तो मैं बोलूंगा अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है? एनफोर्सेबल होने वाला है। अच्छा, अब मुझे बता दो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेटा कंटीजेंट इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो मुझे एक बात बताइए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड होगा क्या? नहीं। मैं यहां पर पहल को कहता हूं कि मैं तुमको 2 करोड़ रुपए दूंगा अगर सूरज ईस्ट के जगह वेस्ट से उगा तो मुझे बताइए कभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने वाला है क्या? नहीं सर, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर क्या करा दिए? कंटीजेंट करा दिए। क्या करा दिए बोलो बच्चों? कंटीजेंट करा दिए। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना बच्चों, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डिपेंड करता है, जिसका होना या ना होना कोई इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पर वेजरिंग उल्टा है, वेजरिंग के अंदर पैसों के बारे में बात हो रही है, लालच होती है। सर देखो यहां पर जरूरी नहीं है रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो, मतलब प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस हो, पर वेजरिंग के अंदर पक्के से यहां पर होगा कि एक तो तुम मुझे 1 लाख रुपए देना, नहीं तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। सर यहां पर कंटीजेंट इवेंट कोलैटरल होता है, यहां पर वेजरिंग जो है ना वो अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और वही उसका कोर फैक्टर है। देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है वेजरिंग का नेचर होगा, बट हर एक वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? कंटीजेंट के नेचर का होता है। मतलब कंटीजेंट एक ब्रॉड परव्यू है, ऐसा ध्यान रखो। फिर देखो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है इनका इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, पर यहां पर कोई भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, इनको कोई लेना देना नहीं है मैच से। ये सटोरी को लेना देना है केवल और केवल पैसों से। ठीक है, ओके सर। या इट इज नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी लूज एंड गेन। मतलब क्या? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नुकसान हुआ तो आपका फायदा, ऐसा नहीं है।
आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा। जैसे मैं अगर आपको 10 रुपए दे रहा हूं और आपसे बिस्किट पैकेट ले रहा हूं, तो मेरा 10 का नुकसान हो रहा है पर बिस्किट पैकेट का फायदा हो रहा है, और आपको 10 रुपए का फायदा हो रहा है पर बिस्किट पैकेट का नुकसान हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, समझना, बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपको नुकसान हुआ मतलब मेरे को फायदा होना तय करके, नहीं, वो वेजरिंग के अंदर होता है। क्या होता है बोलो बच्चों, वो वेजरिंग के अंदर होता है। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, वॉइड होते हैं। क्या होते हैं, सभी लोग जल्दी से बताना मुझे, वॉइड होते हैं। गॉट इट एवरीवन? क्या सभी लोगों को ये बातें क्लियर है क्या? बताओ 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 जल्दी से मुझे, क्या सभी लोगों को ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। क्या मैं आगे बढ़ू, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? सर डिफरेंस पूछा तो कितने मार्क्स का लिखना पड़ेगा? देखो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। 3 नंबर का पूछा तो 3 डिफरेंस लिखना, 4 नंबर का पूछा तो 4 डिफरेंस लिखना। सर उससे ऊपर पूछेंगे ही नहीं। आओ, अब देखो अगला, मतलब ये वाला सवाल नहीं पूछेंगे उससे ऊपर, ऐसा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अगला कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों। अब ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों ये, जो दो पार्टीज के बीच में होता नहीं है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पार्टीज के ऊपर लॉ जो है ना, लॉ होता है ना, वो ऑब्लिगेशन इंपोज कर देती है पार्टीज के ऊपर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब सर इसमें दो पार्टीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्रिएट नहीं करते, है ना, बस पार्टीज के ऊपर ऑटोमेटिक ऑब्लिगेशन आ जाता है। क्या आ जाता है बोलो? पार्टीज के ऊपर ऑटोमेटिक ऑब्लिगेशन आ जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। जैसे देखो सर, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के, फिर दूसरा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के, तीसरा कंसिडरेशन एंड फ्री कंसेंट के। लेकिन कभी कभार कैसा होता है कि मतलब ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, पर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें नहीं होती। मतलब ना ही ऑफर, ना ही एक्सेप्टेंस, ना ही जेन्युइन कंसेंट, कुछ नहीं होता। बट फिर भी सर ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। क्या होता है बोलो बच्चों? फिर भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, इस बात का ध्यान रखना, और इसे ही कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मतलब कोर्ट यहां पर क्या करता है, ऐसे रिलेशन जो रिसेंबल का मतलब क्या होता है? रिसेंबल का मतलब होता है पार्टीज ने क्रिएट नहीं किए, पर वो उनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो वो क्या दिखते हैं, वो रिलेशन जैसे दिखते हैं कि जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया हो, वो वैसा रिसेंबल, वैसा मैच करते हैं, इसलिए उसे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के ऊपर। इसका मतलब है कि मोरालिटीज के ऊपर बेस्ड होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है बोलो बच्चों? मोरालिटीज के ऊपर बेस्ड होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। एक प्रिंसिपल है जो कहता है नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। आपको है ना बच्चों, एग्जाम में ऐसा दिया भी जा सकता है, आपको स्टेटमेंट दे देंगे नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, फिर आपको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझे आप बात को? अब देखो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के 3 फीचर्स होते हैं, ये 3 फीचर्स को माइंड में रख लेना है, बच्चा भूल जाता है। पहला, सर ये कॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। वैसे पिछले एग्जाम में जो मई 25 का एग्जाम था उसमें पूछा गया था ये वाले सैलिएंट फीचर्स को। तो पहला क्या है, ये कॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। मतलब कोई एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज क्रिएट नहीं होती है। मतलब ये क्या है, इट रिसेंबल्स दोस क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपस में पार्टीज क्रिएट नहीं कर रही है, पर ऐसा लग रहा है वो रिसेंबल, मतलब वो मैच हो रहा है जैसे पार्टीज ने क्रिएट किया हो। सेकेंडली, डज नॉट राइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट, ये किसी एग्रीमेंट वगैरह से नहीं बनता, ये लॉ के द्वारा इंपोज किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना है यहां पर, सर यहां पर राइट अवेलेबल पूरे जहां के अगेंस्ट, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट अवेलेबल नहीं होता, केवल और केवल पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट यहां पर राइट अवेलेबल होता है, जिसे राइट इन पर्सोनम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? राइट इन पर्सोनम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे, अब सर यहां पर कुछ कुछ केसेस है जिसके अंदर हम लोग कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे देखो, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड, फिर पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, और मनी पेड बाय मिस्टेक या कोवर्जन, सेक्शन नंबर 72। अब सबसे पहले सेक्शन नंबर 68 देखो क्या कहता है, क्लेम फॉर द नेसेसरी सप्लाइड टू द पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये आपने ऑलरेडी यूनिट 3 के अंदर माइनर वाले टॉपिक में पढ़ा है, मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। देखो क्या ये क्या कहता है
इनका कहना है कि अगर कोई पर्सन किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को, या जो पर्सन इनकम्पिटेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या है बोलो बच्चों, जो पर्सन इनकम्पिटेंट पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, इनकम्पिटेंट जैसे माइनर हो सकता है, या जिसकी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, ऐसे कोई भी इनकम्पिटेंट पर्सन हो सकता है। तो इनका कहना है कि अगर कोई पर्सन इनकॉम्पिटेंट पर्सन को अगर नेसेसरी सप्लाई करता है, नेसेसरी मतलब जरूरत की चीजें सप्लाई करता है, तो ये पर्सन क्या कर सकता है, उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन से उसकी वैल्यू को रिकवर कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो बच्चों, उसके वैल्यू को रिकवर कर सकता है। अब आप बोलोगे सर वैल्यू को रिकवर कर सकता है, ओके ठीक है, वैल्यू को रिकवर कर सकता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ सर कितना रिकवर कर सकता है। तो जितनी इस इनकम्पिटेंट पर्सन की प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, केवल और केवल उतना रिकवर कर सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो, केवल और केवल उतना रिकवर कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब सर आप यहां पर क्या बोल रहे हो, मतलब मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए 10,000 रुपयों की है और नेसेसरीज 20,000 के सप्लाई कर दिए, तो आप 10,000 रिकवर कर पाओगे। सर मुझे एक बात बताओ, नेसेसरी अगर ऐसा होता है कि हमने 7,000 की नेसेसरी सप्लाई की है और प्रॉपर्टी 10,000 की है, तो उस केस में आप पूरा 7,000 रुपए रिकवर कर पाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल रिकवर कर पाओगे, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, तो देखो यहां पर, इफ एनी पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom is legally bound to support, मतलब उसके ऊपर अगर कोई दूसरा पर्सन डिपेंडेंट है ना, तो उसके बारे में यहां पर बातचीत की गई है। इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन नेसेसरीज, जो उसके लाइफ में सूटेबल है, तो ऐसे केस के अंदर जिस पर्सन ने नेसेसरी सप्लाई किया है ना, वो क्या मांग सकता है, वो रियम्बर्समेंट मांग सकता है। क्या कर सकता है बोलो, रियम्बर्समेंट मांग सकता है। बस एक बात ध्यान रखना, जो आपने गुड सप्लाई किया ना, वो एक्चुअल में सामने वाले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या? हाँ सर, वो एक्चुअल में सामने वाले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब मैं बोलूंगा कि सर नेसेसरीज रहा तो आप क्लेम कर सकते हो, और अगर अननेसेसरी चीज रही तो क्या आप यहां पर क्लेम कर पाओगे क्या बच्चों? नहीं सर, आप यहां पर क्लेम नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अब मैं बात करूंगा पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन के बारे में। सर ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन का क्या मतलब होता है समझना। देखो बच्चों, ये है घर, ठीक है ना, इस घर का ओनर कौन है बच्चों? मान लीजिए इस घर के ओनर है तेजस सर। कौन ओनर है बोलो? इस घर के ओनर है तेजस सर। अब बताया आपको तेजस सर ने क्या किया, इस घर को मुझे दिलाया किराए से। किसने दिया बोलो बच्चों? किराए से दिया, रेंट पे दिया। अब होता क्या है बच्चों, ये बुलडोजर आ जाता है एक दिन तेजस सर का ये घर तोड़ने के लिए। अब सवाल बनता है, ये जो बुलडोजर आया है घर तोड़ने के लिए, वो क्यों आया है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्यों आया है सर? वो इसलिए आया है क्योंकि तेजस सर ने ना टैक्स, जो हाउस टैक्स होता है ना, उसको क्या नहीं किया, उसको पे नहीं किया। क्या नहीं किया बोलो बच्चों? उसको पे नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं आ जाता हूं सामने और मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, मैं घर को नहीं तोड़ने दूंगा। हुआ क्या है, तो मुझे पता चलता है कि तेजस सर ने 5 लाख रुपए हाउस टैक्स पे नहीं किया है ना, और इसलिए वो ये घर तोड़ने आए हैं। अब मैं क्या करता हूं, तेजस सर के बिहाफ में 5 लाख रुपए पे कर देता हूं गवर्नमेंट अथॉरिटी को, क्योंकि तेजस सर तो बाहर घूमने गए थे, वो अमेरिका में घूम रहे थे और स्विट्जरलैंड में कहीं घूमने गए थे वो। तो ऐसे केस में मुझे जरा एक बात बताइए, ये पैसा पे किसको करना था? तेजस सर को। किया किसने? मैंने। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस पैसे को रिकवर कर सकता हूं क्या तेजस सर से? तो सेक्शन नंबर 69 कहता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, कि हां अगर कोई ऐसा पैसा है जो दूसरे पर्सन को पे करना है, हु इज बाउंड टू पे बाय द लॉ, जो है ना, और कोई दूसरा पर्सन पे करता है, तो वो व्यक्ति क्या मांग सकता है बच्चों? रियंबर्समेंट मांग सकता है। क्या कर सकता है बोलो बच्चों? रियंबर्समेंट मांग सकता है। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको ये चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? यस सर, आ जाओ अगला। अब मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर 70 के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा बोलो बच्चों? सेक्शन नंबर 70 के बारे में बात करूंगा। सेक्शन नंबर 70 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन यहां पर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट करता है, जैसे देखो मान लो ये विवेक है बच्चों, ये विवेक है ना, एक दिन क्या कर रहा था ये विवेक, मान लो गाड़ी से जा रहा था, हेलमेट ठीक कर रहा था, उसमें चश्मे को ठीक करने गया, तो सामने जूस वाले भैया थे, उनको क्या लगा
कि विवेक उनसे क्या मांग रहा है, विवेक उनसे जूस मांग रहा है मौसम्बी का, क्योंकि विवेक का गला सूख रहा है। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर विवेक को वो 2 ग्लास मौसम्बी का जूस ला के देते, क्योंकि विवेक ने ऐसा किया था चश्मा एडजस्ट के लिए, बट सामने वाले को लगा 2 ग्लास मांग रहा है। विवेक को लगा सामने वाला व्यक्ति अच्छा दिख रहा है, भला मानुस दिख रहा है, विवेक दोनों ग्लास को एक ही बार में गटाक से पी जाता है। अब बाद में ये भैया कहते हैं लाओ विवेक लाओ 100 रुपए लाओ करके इसके। विवेक कहता है भैया किसके पैसे? तो लॉ क्या कहता है, अगर आपने कोई नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट के मजे लिए, अगर आपने नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट के मजे लिए, तो नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब नॉन वॉलेंटरी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों, आपको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा इसका मतलब होता है। देखो, तो अगर आप किसी चीज को कोई डिलीवर करते हो ग्रेटिट्यूअसली, आपकी वॉलेंटरीली आपकी इच्छा नहीं थी, आपने सामने वाले को दिया पर वॉलेंटरी इच्छा नहीं थी, और सामने वाले ने मजे भी लिए, तो मैं बोलूंगा उसको पैसे देना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं, एक और एग्जांपल। मान लो जैसे यहां पर राघव है बच्चों, और राघव के बाजू में किसका, राघव के बाजू में ये मीत का घर है, ठीक है ना। होता क्या है, राघव ने फ्रूट्स ऑर्डर किया, ठीक है ना। अब ये फ्रूट्स वाले भैया ने क्या किया, राघव के जगह मीत के घर बेटा बाहर फ्रूट्स लगा दिया, मतलब फ्रूट छोड़ के चले गया। अब मीत जब बाहर से आता है, मीत को लगता है कि होगा यार कोई मेरा ख्याल रखने वाला वगैरह करके, हो सकता है या मीता है, मीता ने भिजवा दिए होंगे, उसको पता है कि मैं काफी वर्कहॉलिक हूं, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहता अपने इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, तो अपने फिजिक के ऊपर, तो हो सकता है उसने मेरे लिए फ्रूट्स भिजवाई हो। और मीत को बहुत भूख लगी थी, उसने बकाबक बकाबक बेटा पूरे 12 केले खा गए, है ना, पूरे के पूरे 12 केले एक बार में दबा गया वो। अब मुझे जरा एक बात बताइए, मुझे जरा एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं, मुझे ये नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट था, केले के मजे किसने लिए, केले के मजे लिए मीत ने, तो उसका पैसा राघव क्यों भरे? अरे जब मजे मीत ने लिए तो पैसा भी किसको देना पड़ेगा, मीत को देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने, बोलो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया क्या? अगला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये आपको आगे के सेक्शन में भी आने वाला है, तो वो जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, बोलना चैप्टर नंबर 8 में आता है ये चीज। बट चलो ठीक है, फिर भी यहां पर एक हल्की फुल्की जानकारी आपको दे देता हूं मैं। मान लो मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, और मुझे फोन मिल गया, है ना, मान लीजिए मुझे यहाँ पर सेजल का फोन मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, सर एक काम करो, सिम निकाल के बढ़िया यूज कर लो, बढ़िया, या फोन को बेच बेच दो, पैसा कमा लो। नहीं, लॉ कहता है कि अगर आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति का फोन मिलता है ना, या कोई भी चीज मिलती है, तो आपकी जिम्मेवारी एक बेली जैसी हो जाती है। मतलब आपको उस गुड्स का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, आप उस गुड्स को बेच बाच नहीं कर सकते, और जब ट्रू ओनर मिल जाएगा तो आपको उस व्यक्ति को गुड्स को क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों, रिस्टोर करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और जिसको गुड्स मिला है ना, उसके पास राइट होता है उस गुड्स को रखने का। जैसे मान लो मैं रेस्टोरेंट में गया, मुझे किसी का बटवा मिल गया, अब मैं क्या करता हूं, वहां के मैनेजर को दे देता हूं कि भैया ये जो बटवा है ना, तुम दे देना करके, ट्रू ओनर जो भी आएगा। अब 2 दिन बाद मैं वापस उस रेस्टोरेंट में गया, मैनेजर बोलता है कि नहीं नहीं, बटवा लेने कोई भी नहीं आया, तो क्या मैं उस बटवे को मैनेजर से मांग सकता हूं क्या? हाँ मैं मांग सकता हूं, इस बात का ध्यान रखना, मैं बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता हूं। समझ में आया क्या आपको बातें, है ना? यस सर। अगला देखो, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन, इसका क्या मतलब है कि सर अगर आपने कोवर्जन के अंदर या गलती से किसी को पैसे दिए, तो आप उस व्यक्ति से अपने पैसे को वापस बुला सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप उस व्यक्ति से अपने पैसे को वापस मांग सकते हो, ठीक है ना। पट से इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ो कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का क्या डिफरेंस होता है। अपना यहां पर यूनिट नंबर 7 फिनिश ऑफ हो गया है, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नए वाले यूनिट पे मूव करेंगे, ठीक है ना। पट से एक बार आप गो थ्रू करो एकदम जल्दी से।
चलो डन है ना, आ जाओ। अब दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, बाकी आप लोगों को पता है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर के बारे में। चलो आओ अगला देखो यहाँ पर क्या, यूनिट नंबर 7 से अब हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यूनिट नंबर 7 से अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोकस करना है यहाँ पर एकदम बढ़िया से, सारे पॉइंट्स को समझते हुए चलना मेरे साथ साथ। देखो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक छोटा सा टॉपिक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर भी अभी सवाल आया था लेटेस्ट वाले इसमें, ठीक है ना, एक अच्छा सवाल इसके ऊपर देके भी रखा है कि आप लॉयर वगैरह की फीस को, जो कार को डैमेज हो उसको रिकवर कर सकते नहीं कर सकते, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। देखो यहाँ पर क्या, सबसे पहली बात तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, तो इंडेमनिटी का मतलब होता है मेकिंग गुड द लॉस। क्या होता है बोलो बच्चों, मेकिंग गुड द लॉस को बोला जाता है इंडेमनिटी। जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी वाले होते हैं, मतलब क्या कि मैं प्रीमियम पे करता हूं, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने व्हीकल इंश्योरेंस निकाला और मैं प्रीमियम पे करूंगा। अब मान लो अगर मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी गाड़ी डैमेज हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर जितना भी डैमेज होगा क्या मैं वो रिकवर कर सकता हूं क्या? हाँ मैं बिल्कुल, क्या क्या बोलो, हाँ मैं बिल्कुल यहां पर रिकवर कर सकता हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि मेरा और उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है। क्या हुआ है बोलो बच्चों, मेरा और उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है कि अगर मेरे को कोई भी नुकसान होगा तो वो क्या करेंगे, नुकसान भरपाई करेंगे। क्या करेंगे बोलो बच्चों, नुकसान भरपाई करेंगे। अब देखो सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड है कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे पार्टी को कि हम सेव करेंगे तुमको लॉसेस से, हम सेव करेंगे तुमको लॉसेस से, हम सेव करेंगे तुमको लॉसेस से, कॉस्ट टू हिम, जो सामने वाले व्यक्ति को कॉस्ट कर रहा है। एक तो कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर बाय हिमसेल्फ, और मतलब क्या बोला, एक तो मेरे एक्ट से कुछ हुआ या किसी दूसरे के एक्ट से कुछ हुआ तो हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। अब देखो यहां पर जो पर्सन प्रॉमिस करता है इंडेमनीफाई करने का वो इंडेमनीफायर होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर होती है। और जिसको वादा किया जा रहा है कि हम आपको लॉसेस से बचाएंगे, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उस व्यक्ति को इंडेमनिटी होल्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, उस व्यक्ति को इंडेमनिटी होल्डर बोला जाता है। समझ में आया क्या आपको बात है? यस। अब देखो, अब नेक्स्ट सर एक बात बता दूं यहां पर कि सर ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना, इज कवर्ड लॉस बाय दो चीजों को लेके, मतलब कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर या कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। बेसिकली इसके अंदर एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल इवेंट नॉर्मली कंसिडर नहीं होता, पर सर आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट है जिसमें एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल इवेंट कवर्ड है, तो उस केस के अंदर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाता है। क्या? बिल्कुल माना जाता है। इसलिए इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल इवेंट है तो भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा। समझे क्या? क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है वैसे एप्लीकेबल नहीं होगा, पर यूजुअली जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बनेगा ना, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस के अंदर सर ये चीजें आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आती है। ठीक है, ओके। अब देखो सर किस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो इंडेमनिटी का, तो एक तो एक्सप्रेस तरीका है कि आप आमने सीधा बोल रहे हो यहां पर कि भैया तुझे कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, आपका ऑलरेडी पूरा डिसाइडेड है। और दूसरा देखो, दूसरा होता है इंप्लाइड। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? इंप्लाइड का मतलब होता है यहां पर, जैसे देखो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो ऐसा, मान लो एक पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं उससे पूछ रहा हूं भाई तुम क्वालिटी तो अच्छी सप्लाई करोगे ना, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, वो व्यक्ति मेरे से ये बोलता है कि देखो अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई ना तो मैं देख लूंगा करके। अब मैं देख लूंगा का मतलब क्या हुआ, कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो वो व्यक्ति की जिम्मेवारी रहने वाली है क्या? हाँ सर, वो व्यक्ति की यहां पर जिम्मेवारी रहने वाली है। क्या कहा मैंने? बोलो, वो व्यक्ति की यहां पर जिम्मेवारी रहने वाली है। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट एकदम बढ़िया लगता है मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस है ना, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता। क्या कहा मैंने? बोलो, लाइफ इंश्योरेंस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, मेकिंग गुड द लॉस। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर किसी पर्सन की मृत्यु हो गई है तो आप क्या भगवान जी से बोलेंगे क्या, नहीं नहीं भगवान जी इसने तो LIC का निकाल के रखा था लाइफ पॉलिसी, अभी आपको वापस आत्मा को करना पड़ेगा करके, क्योंकि मेकिंग गुड द लॉस।
समझ रहे, इंसान मर चुका है, अब उसको गुड करना मतलब उसको दोबारा से जिंदा करना, नहीं बोले अब जिंदा करो क्योंकि एलआईसी का कॉन्ट्रैक्ट निकाला, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो फायर और इंडेमनिटी वाले होते हैं ना, उसमें रिस्क हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पहली बात तो इंसान की जो कीमत, उसको कीमत में नहीं तोल सकते अपन इंसान के जीवन को, और दूसरा बोला जा रहा है वो चीज पॉसिबल भी है क्या, नहीं सर वो चीज यहां पर पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स होते हैं व्हेन स्यूड, मतलब इंडेमनिटी होल्डर कौन से चीजों के राइट्स लेके बैठा है। तो देखो, जो भी उसका नुकसान हुआ है ना बच्चों, वो तो वो क्लेम ही कर सकता है। दूसरा, ऑल कॉस्ट विच हैव बीन कंपेल्ड टू पे या ब्रिंगिंग द सूट। अब मान लो जैसे इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा ही नहीं दे रही है, तो मैं क्या करता हूं, एक लॉयर को हायर करता हूं जिसको मैं 20,000 रुपए प्रोफेशनल फीस देता हूं, और उसको बोलता हूं तो कोर्ट केस लड़ और मुझे मेरा पैसा दिलवा। तो ये जो मैंने 20,000 रुपए लॉयर का दिया ना, ये जो लॉयर का मैंने 20,000 रुपए दिया ना, मैं बोलूंगा आपके साथ क्या, मैं बोलूंगा ये 20,000 रुपए भी मैं रिकवर कर पाऊंगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर पाऊंगा। इसके साथ साथ all sums which may have been paid in terms of compromise of the suit, कभी कभार कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ, मान लो जैसे डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ाऊंगा मुझे, तो 3-4 हजार मुझे डॉक्यूमेंटेशन में लग गए, तो क्या मैं वो 3-4 हजार रुपए भी क्लेम कर सकता हूं क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लो मेरा 2 लाख का नुकसान हुआ, वो 20,000 रुपए उसके ऊपर का और 3,000 रुपए डॉक्यूमेंटेशन का, ऐसा पूरा पैसा मैं क्लेम कर सकता हूं किससे, सामने वाले व्यक्ति से। किससे बोलो बच्चों, सामने वाले व्यक्ति से। मतलब इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो, इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब सर इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी कब से चालू हो जाती है, जैसे ही वो अनसर्टन इवेंट हुआ जिसके कारण नुकसान आया बच्चों, तब से, जैसे ही मतलब लाइबिलिटी यहां पर एब्सोल्यूट और सर्टन हुई। क्या कहा मैंने, बोलो, जैसे ही लाइबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टन हुई तो इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी आ जाती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल वो लाइबिलिटी आ जाती है और वो एनफोर्सेबल होना चालू हो जाती है। क्या कहा मैंने, बोलो, वो एनफोर्सेबल होना चालू हो जाती है। ठीक है, ओके। अगला, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बात करूंगा। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है, यहां पर समझो आप बात को, देखो देखो देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझना एकदम अच्छे से। ठीक है, देखो मैं यहां पर बात करूंगा अनिल के बारे में। किसके बारे में बोलो बच्चों, अनिल के बारे में। ध्यान देना, सुन के। क्या होता है, एसबीआई के पास अनिल जाता है और कहता है मुझे लोन दे दो। क्या दे दो, बोलो, मुझे लोन दे दो। एसबीआई कहती है ठीक है, हम तुम्हें 10 लाख रुपए का लोन दे देंगे, पर तुम है ना गारंटी लेके आओ किसी की। तो अनिल क्या बोलता है, अनिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अनिल मुझसे कहता है आईजी सर प्लीज आप क्या करो, प्लीज आप एसबीआई को गारंटी दे दो ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं एसबीआई को गारंटी देता हूं कि अगर अनिल ने पैसे नहीं पे किए तो आईजी सर पे करेंगे। कौन पे करेंगे बोलो बच्चों, तो आईजी सर पे करेंगे करके, ऐसा मैंने एसबीआई को गारंटी दिया। तो इस केस के अंदर पैसा कौन दे रहा है, क्रेडिटर। पैसे देने वाले को क्रेडिटर बोला जाता है, यानी कि एसबीआई क्रेडिटर है। पैसा जिसको मिलता है वो डेटर होता है, उधारी पर जिसके पास पैसा है उसे बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर। और जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है उसे बोला जाता है श्योरिटी। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, उस व्यक्ति को बोला जाता है यहां पर श्योरिटी। क्या बोला जाता है बोलो, उस व्यक्ति को बोला जाता है श्योरिटी। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ यहां पर कि एसबीआई यानी कि क्रेडिटर ने यहां पर क्या दिया, लोन दिया। किसको, अनिल को। तो अनिल हो गया प्रिंसिपल डेटर, और जो व्यक्ति श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है, उसे बोला जाता है श्योरिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें देखो, कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। क्या बोला यहां पर, इसका यह मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बोला जाता है कि आईजी सर यहां पर गारंटी दे रहे हैं कि मैं परफॉर्म करूंगा प्रॉमिस को, या ये जो अनिल की लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करूंगा। अगर अनिल क्या हो जाता है, अगर अनिल फेल हो जाता है तो क्या हो जाता है बोलो बच्चों, अगर अनिल फेल हो जाता है तो मैं उसको पे करूंगा। ऐसा मैं यहां पर बोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो बच्चों, ऐसा मैं यहां पर बोल रहा हूं। क्या आपको बात समझ आई क्या, है ना, यस सर, ओके। अब देखो
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट एक ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। ट्राई पार्टी का मतलब होता है तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया। और ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। देखो कैसा, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर यानी कि अनिल और एसबीआई के बीच का। जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच का होता है, यहां पर कि मैं वादा कर रहा हूं। और एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल, डेटर का। इसका ये मतलब है कि अगर अनिल ने पैसे नहीं दिए और मैंने पैसे दिए, इसका मतलब अब अनिल को उतना पैसा किसे देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर अनिल 5 लाख रुपए नहीं दे पाया तो मैं 5 लाख रुपए पे करूंगा एसबीआई को। तो मैं जो 5 लाख रुपए पे करूंगा ना एसबीआई को, वो पैसा क्या मैं अनिल से मांग सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता हूं बाद में। फर्स्ट हैंड में तो मुझसे रिकवर कर लेगा, पर बाद में क्या मैं उससे रिकवर कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाऊंगा। ठीक है, अगला एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी के बारे में बात करेंगे। पहला पर्पस। भैया गारंटी का पर्पस क्या होता है? सिक्योर करना पेमेंट। भैया एसबीआई को ना डर लग रहा है कि अनिल अंबानी पैसा वैसा डुबा दिया तो, हाथ खड़े कर दिया तो क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या किया बेटा, पैसे को सिक्योर कर लिया। बोले अनिल नहीं दे पाया तो आईजी सर तो है ही ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो पैसे को सिक्योर किया। इसका दूसरा पर्पस होता है कंसिडरेशन। देखो आईजी सर के लिए कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं है, बट मुझे बताइए क्या अनिल को कंसिडरेशन मिला क्या? हाँ सर, अनिल को कंसिडरेशन मिला। तो अगर अनिल को कंसिडरेशन मिला तो इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा बस कोई टेंशन की बात नहीं है। डायरेक्ट कंसिडरेशन एक श्योरिटी को नहीं चाहिए भैया। जो कंसिडरेशन अनिल को या प्रिंसिपल, डेटर को मिला है ना, वो अपने आप में सफिशिएंट है। क्या है बोलो बच्चों? वो अपने आप में सफिशिएंट है, ऐसा यहां पर बोला जाता है। अब अगला एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। इनका कहना है सर जो लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग करती है ना, वो होना चाहिए गारंटी के अंदर। जैसे अनिल की लाइबिलिटी आएंगी तब जाके वो मुझसे पैसे क्लेम कर पाएगा। अगर क्या नहीं होता है, अगर अनिल अपनी लाइबिलिटी को पे नहीं करता है तो। और ध्यान रखना ये जो लाइबिलिटी है ना, ये लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होना चाहिए। मतलब अगर अनिल की लाइबिलिटी को 3 साल या उससे ज्यादा हो गए बच्चों, जो अब लीगली एनफोर्सेबल नहीं है या टाइम बार्ड हो चुका है, तो उस केस के अंदर क्या एसबीआई मुझसे पैसे ले पाएंगी क्या? नहीं सर, नहीं ले पाएंगी। इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? बोलो नहीं सर, नहीं ले पाएंगी आपसे। मतलब लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस होना और लीगल लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस करना जरूरी है क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके। अब अगला नो मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। देखो इनका क्या कहना है। अगर क्या हुआ यहां पर एसबीआई और अनिल ने ना कुछ मिस रिप्रेजेंट करके मुझसे अगर गारंटी को ऑब्टेन कर लिया ना, तो वो गारंटी इनवैलिड कही जाएंगी। जैसे अनिल मुझसे कह रहा था कि उसने क्या किया है, उसका जो लोन है ना वो 10% ब्याज का ही है करके, जबकि वो 14% ब्याज का था। ये उसने मुझे बताया नहीं, या उसने मुझे झूठ बताया और साइन ले लिया डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो मैं बोलूंगा मेरी जो गारंटी है ना, वो गारंटी वैलिड नहीं रहेंगी। क्या कहा मैंने? बोलो वो गारंटी इनवैलिड हो जाती है अगर आप कोई मटेरियल पार्ट को लेके नॉन डिस्क्लोजर करते हो या मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो, या किसी मटेरियल पार्ट को लेके आप साइलेंट रहते हो, शांत रहते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाता है? इनवैलिड कर दिया जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने चोरी किया एक जगह और उसको जॉब से निकाल दिया, पर मिस्टर ए मेरा रिलेटिव है, मैं इसको किसी दूसरे जगह लगा देता हूं और मैं उसकी गारंटी भी देता हूं बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर ये दूसरा व्यक्ति वहां पर चोरी करेगा तो मैं क्या बोलूंगा? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। पर क्या होता है, ये दूसरा व्यक्ति वहां चोरी करता है, बट उसके बाद इसकी है ना मांडवली हो जाती है ओनर के साथ, और ओनर इसकी सैलरी को कम कर देता है ना, और मुझे बताता नहीं है इन सब चीजों के बारे में। तो मैं बोलूंगा अगर तुमने मुझसे बात को छुपाया या मुझे झूठ बोला, इन दोनों केसेस के अंदर मेरी जो लाइबिलिटी, मेरी जो गारंटी है वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। क्या कहा मैंने? बोलो मेरी जो गारंटी है वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। ओके बच्चों, चलिए सर अगला। अब देखो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल या रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसा कोई लिखित विखित में होना जरूरी नहीं है। अगला ज्वाइनिंग ऑफ कोश्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है? अनिल को 10 लाख का जब लोन मिल रहा था, मैंने कहा मैं गारंटी देने के लिए रेडी हूं अनिल को, अनिल की गारंटी देने के लिए मैं रेडी हूं एसबीआई को। लेकिन कब? जब मेरे साथ मुकेश अंबानी भी ज्वाइन करेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि जब तक अदर कोश्योरिटी यानी कि मुकेश अंबानी मेरे साथ नहीं जुड़ जाता, तक मैं गारंटी नहीं दूंगा अनिल की। मतलब देखो, वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन,
until the other person joined him as a co-surety, तो गारंटी नॉट वैलिड जब तक दूसरा पर्सन ज्वाइन नहीं होता. इसका मतलब गारंटी बाय श्योरिटी इज नॉट वैलिड इफ कंडीशन इज imposed by surety that some other person must join as co-surety, but such other person does not join as co-surety, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा क्या बच्चों? नहीं सर, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. क्या काम है बोलो बच्चों? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. क्या आपको बातें समझ आ रही है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको बातें समझ आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोल दो, क्विकली क्विकली बोल दो, फटाफट बोल दो ना, बोलो ना बच्चों. क्या आपको बातें एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर है ना? चलो मैं आगे बढ़ू क्या? देखो टाइप्स ऑफ गारंटी रीड करो. यहाँ पर दो प्रकार की गारंटी होती है. फटाफट देखो कौन सी, जल्दी से देखो कौन सी. देखो क्या दो प्रकार की गारंटी होती है. एक होता है स्पेसिफिक गारंटी, एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी जो होती है ना बच्चों, वो एक सिंगल डेट के ऊपर होती है या कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर होती है ना? और श्योरिटी की लाइबिलिटी एंड हो जाएंगी जब वो गारंटीड डेट एक बार पे हो गया या डिस्चार्ज हो गया, तो उसके बाद मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, बात को ध्यान रखना. क्या हुआ बच्चों यहां पर, सुनो ना. मान लो एमवी सर ने क्या किया, ज्वेलर से मान लो यहां पर गोल्ड की चेन खरीदा. अब एमवी सर के पास ये गोल्ड की चेन जो है ये 3 लाख की हुई. एमवी सर के पास उस समय 2 लाख रोकड़ा थे. एमवी सर ने 2 लाख दे दिया, 1 लाख बैलेंस था. मैंने गारंटी दिया ज्वेलर्स को कि एमवी सर ये 1 लाख रुपए आपको एक दिन में लाके दे देंगे, मतलब कल तक लाके दे देंगे. वैसे तो आज ही ला देंगे, पर नहीं भी हुआ तो कल शाम तक लाके दे देंगे. उसने नहीं दिया तो मैं लाके दूंगा. अब ध्यान रखना, ये जो मेरी गारंटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन के लिए है. इसके अलावा अगर एमवी सर अगले दिन जाके हीरो का हार खरीदे, प्लैटिनम का खरीदे, अरे किसी का भी खरीदे, उसके लिए मेरी लाइबिलिटी नहीं होंगी. ये सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रांजैक्शन के लिए मेरी लाइबिलिटी रहने वाली है. क्या? हाँ सर, मेरी लाइबिलिटी रहने वाली है. समझ में आया क्या? बोलो ना जल्दी से मुझे, समझ में आया क्या? यस सर. अगला देखो कंटिन्यूइंग गारंटी. मैं बच्चों एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं. आपको याद है कल मैंने एग्जांपल भी लिया था चैतन्य वाला, है ना? तो मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं. अब क्या होता है कि एक किसी साइट पर मेरा काम चल रहा है. मैं अपने लेबर्स से क्या कहता हूं, वो सामने जो किराना शॉप है ना, तुमको जो जो सामान चाहिए तुम उनसे लेके आ जाना, मैं महीने के एंड में उनको पैसा दे दूंगा. मतलब मैं जाता हूं किराना शॉप वाले भैया के पास, मैं कहता हूं ये जो है ना, ये मेरा आदमी, इसको जो जो किराना का सामान लगे तुम देते रहना, और 1 महीने बाद क्या कर लेना, पैसे को क्लियर कर लेना मुझसे. 1 महीने बाद हिसाब को क्लियर कर लेना मुझसे. समझे क्या बात को? इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, आज चावल लाए तो भी मेरी गारंटी होंगी, कल मान लीजिए व्हीट लाए तो भी मेरी गारंटी होंगी, अगले दिन कुछ चना लाया तो भी मेरी गारंटी होंगी, उसके अगले दिन कुरकुरे के पैकेट लाए तो भी मेरी गारंटी होंगी. समझे क्या आप बात को? मतलब ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए मेरी गारंटी दी जा रही है. अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे देखो अब यहां तक है ना बच्चों, 20,000 रुपए का सामान लेबर ने खरीद चुका था. और अब मैं क्या करता हूं, मान लो वो लेबर छोड़ के जा रहा है मेरे साइड से, तो मैं सामने वाले किराने भैया को बोल देता हूं अब से मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी. मतलब मैंने अपने गारंटी को स्टॉप कर दिया. तो मुझे एक बात बताइए, क्या 20,000 के लिए मेरी गारंटी, इसका पैसा मुझे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर. क्या इसके आगे का, मान लो वो लेबर है ना और 3,000 का सामान लेके जाता है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये मुझे देना पड़ेगा क्या? नहीं सर, ये आपको देने की आवश्यकता नहीं है. इस बात का ध्यान रखना. मतलब सर, अगर यहां पर सुनिए ना, अगर यहां पर रिवोकेशन तक कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यू होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होती है. इसका मतलब जिस समय यहां पर का जितना भी अनपेड अमाउंट है एट द क्लोजर ऑफ गारंटी, उतना आपको पे करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल पे करना पड़ता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के बीच का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है. यहां पर 2 पार्टीज होती है, यहां पर 3 होती है. फिर नेचर ऑफ लाइबिलिटी, सर यहां पर जो इंडेमनिफायर है उसकी प्राइमरी और अनकंडीशनल लाइबिलिटी है. सर यहां पर
जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है ना, ये सेकेंडरी और कंडीशनल होती है। मतलब प्राइमरी यहां पर प्रिंसिपल डेटर की होती है कि पहले तो पैसा प्रिंसिपल डेटर पे करेगा, पर मान लो किसी कारणवश प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पाया तो फिर आईजी सर को यानी कि श्योरिटी को पे करना पड़ेगा। टाइम ऑफ लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी इंडेमनीफायर की अराइज हो जाती है जैसे ही कंटीजेंट इवेंट हुआ, और यहां पर लाइबिलिटी अराइज होती है नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर। जब अनिल पैसा नहीं देगा तब मेरी लाइबिलिटी आएंगी। फिर टाइम टू एक्ट, इंडेमनीफायर है ना, डिड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। मतलब क्या बोला यहां पर, जो ऑब्वियस सी बात है, मतलब श्योरिटी यहां पर एक्ट करेगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल होल्डर, पर इंडेमनीफायर यहां पर किसी की सुनने वाला है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सामने वाले इंडेमनिटी होल्डर ने बोला आग लगी तो पैसा तुरंत दे दो करके, नहीं, वो एक बार आके चेक करेगा और उसके बाद पैसा देगा। फिर राइट टू स्यू टू थर्ड पार्टी, एक बात बता दो, इंडेमनीफायर कैन नॉट स्यू टू थर्ड पार्टी, है ना, फॉर द लॉस इन हिज ओन नेम as he is no privity of contract। मतलब सिंपल सी बात है, such right would arise only if there is an assignment in this favor। इसका मतलब क्या हुआ समझो, मान लो मेरी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया, तो जिसने मेरे गाड़ी को ठोका, ध्यान रखना, मेरी इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर केस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। जब तक मैं ये राइट नहीं दे देता अपने इंश्योरेंस कंपनी को कि ठीक है तू वो थर्ड पर्सन के ऊपर केस कर सकता है, तब तक मेरी इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती। क्या कहा मैंने? बोलो, तब तक मेरी इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती। ओके, अगला, श्योरिटी जो है ना बच्चों, ये प्रोसीड कर सकता है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट इन इज राइट, क्योंकि उसके पास पूरे राइट आ जाते हैं एक बार उसने क्रेडिटर को डिस्चार्ज कर दिया। तो मतलब क्या, जैसे मैंने एक बार एसबीआई का पूरा 10 लाख रुपया दे दिया ना, उसके बाद अब मैं अनिल के ऊपर केस कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सर यहां पर लॉस का रिएम्बर्समेंट होता है, ये सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है। सर यहां पे सारी पार्टीज का कंपिटेंट होना जरूरी है। सर यहां पर जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर प्रिंसिपल डेटर अगर माइनर भी रह गया तो भी चलता है, बट श्योरिटी माइनर होना चाहिए क्या? नहीं सर, श्योरिटी माइनर रहा तो नहीं चलेगा, पर प्रिंसिपल डेटर माइनर रहा तो चल जाता है, क्योंकि अल्टीमेट लाइबिलिटी तो किसके ऊपर आने वाली है? श्योरिटी के ऊपर आने वाली है। तो इस केस के अंदर वो रहा तो चल जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल जाता है। ठीक है, अगला, अब बात करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। मतलब श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी होती है? तो श्योरिटी की लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इसका मतलब क्या है, जिन जिन चीजों के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल होगा उन सारी चीजों के लिए श्योरिटी लायबल होगा। जैसे प्रिंसिपल डेटर की मान लो 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी है लोन की, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का ब्याज है और 10,000 की पेनल्टी है, तो क्या ये पूरे पैसे के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल लायबल रहूंगा क्या? हाँ सर, इस पूरे पैसे के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, लायबल रहूंगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसे बोला जाता है कि लाइबिलिटी कैसी होती है बच्चों? को एक्सटेंसिव। कैसी होती है? को एक्सटेंसिव। इसका मतलब होता है जितने पैसों के लिए वो लायबल, जितने पैसों के लिए वो लायबल, उतने के लिए मैं लायबल, जितने पैसों के लिए वो लायबल, उतने के लिए मैं लायबल। समझे क्या? पहला। दूसरा, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी नेचर ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल डेटर अगर अनिल पैसा नहीं देता है तब आईजी सर की लाइबिलिटी आएंगी, अदरवाइज आईजी सर की लाइबिलिटी नहीं आएंगी। तीसरा, वे डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन द अकाउंट ऑफ डिफेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीजेस। मतलब क्या कि सर जो लोन के डॉक्यूमेंट्स है ना वो एसबीआई से गड़बड़ वाले बन गए, जिसके कारण एसबीआई अब अनिल के ऊपर क्लेम नहीं कर पा रही है। तो अगर एसबीआई अनिल के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती तो मेरे ऊपर भी क्लेम नहीं कर सकती। ये तो इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है ना, जिसके लिए वो लायबल उसके लिए मैं लायबल, जिसके लिए वो नहीं लायबल उसके लिए मैं भी नहीं लायबल। समझ में आया आपको बातें? अगला, सर जो क्रेडिटर है ना ये सोच सकता है, ये बोल सकता है कि मैं श्योरिटी के अगेंस्ट क्या करूंगा बच्चों? पहले जाऊंगा करके। मतलब एसबीआई ऐसा कर सकती है कि अगर अनिल ने पैसा नहीं दिया तो अनिल के ऊपर ना केस करते हुए सीधा मेरे ऊपर केस कर दे। क्या कर दे बोलो बच्चों? सीधा मेरे ऊपर केस कर दे करके ऐसा यहां पर किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, लाइबिलिटी ऑफ 2 पर्सन प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन द अदर्स डिफॉल्ट। बताता हूं क्या, देखो, वे 2 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन to undertake the liability and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of the other, the third person not being a party to such contract, liability of each of the 2 person to third person under the first contract is not affected by existence of second contract, though such third party may be aware of the existence। क्या बोला समझना? जैसे देखो,
सुनो ना, सुन रहे हो क्या आप लोग? हाँ सर। SBI 10 लाख, अनिल। IG सर ने क्या दिया? गारंटी दिया, किसको? SBI को, ठीक है, कि मैं पैसा दूंगा। पर मैं बताऊं आपको, मैं IG सर और मुकेश अंबानी के बीच में ना, हमारे बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर मुझे 10 लाख रुपए देना पड़ेगा ना, तो तुम भी मुझे क्या दोगे? तुम भी मुझे 10 लाख रुपए दोगे करके, समझेगा? तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 था, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 था। अब इनका कहना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 से 1 के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 से 2 के होने से 1 के ऊपर कोई आंच नहीं आती है। SBI IG सर से पैसा क्लेम कर सकता है, भले उसको दिख रहा हो कि अल्टीमेटली मुकेश अंबानी लायबल होने वाला है, बट स्टिल क्या वो मुझसे प्रोसीड करके पैसा ले सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकता है सर, ऐसा इसका मतलब होता है। समझ में आया क्या? ओके सर, अगला देखो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होने वाले ऑब्लिगेशंस का खत्म हो जाना। उसी प्रकार से डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का मतलब होता है श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाना। तो ये 3 तरीकों से हो सकती है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही खत्म हो गया, रिवोक हो गया, या क्रेडिटर कुछ कांड वाली हरकतें कर देता है, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, या मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिडेट हो जाती है। क्या हो जाती है? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिडेट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अब पहला देखो, क्या रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बात करूंगा। पहला, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी वाला टॉपिक मैंने आपको बताया कि जिस दिन मैं कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करता हूं, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, नोटिस देने से पहले जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, क्या उसके ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी क्या बच्चों? हाँ सर, वो लेबर वाला एग्जांपल जो लिया था मैंने वो। दूसरा, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। बच्चों, जिस दिन श्योरिटी की डेथ होती है ना, उसके बाद के फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पर उसके पहले के ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो भी कितनी? एस्टेट जितनी, मतलब जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वो लोग इनहेरिट करते हैं ना, उतनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। जैसे देखो, क्रेडिटर ने 5 लाख रुपए का लोन दिया, किसको? प्रिंसिपल डेटर को, और यहां पर एक जन ने श्योरिटी दिया। अब अगर ये श्योरिटी की मृत्यु हो जाती है, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्योरिटी है वो लायबल होगा 5 लाख रुपए पे करने के लिए। लेकिन कब? जब इसको 5 लाख या उसके प्लस के नेट असेट्स गए हो। नेट असेट मतलब असेट माइनस लाइबिलिटीज करके जो है ना, नेट असेट अगर 5 लाख के ऊपर के गए होंगे तो वो लायबल होगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल लायबल होगा, ऐसा सेकंड वाला पॉइंट कहता है। तो मैंने आपको ए पॉइंट पढ़ाया, मैंने आपको बी पॉइंट भी पढ़ा दिया। अब सी पॉइंट देखो भाई, नोवेशन। नोवेशन का मतलब आपको पता है, कल ही अपन ने पढ़ा था। नोवेशन का मतलब क्या होता है? नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। क्या मतलब होता है? बोलो बच्चों, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना इंस्टेड ऑफ न्यू, मतलब इंस्टेड ऑफ ओल्ड वन। जैसे अगर आपको याद आ रहा होगा तो वो सुमसुम वाला एग्जांपल लिया था मैंने आपको, आईफोन और सुमसुम वाला एग्जांपल लिया था। तो उस केस के अंदर नोवेशन था। नया कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है ना, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब क्या होता है समझना, अनिल अंबानी को 15 लाख रुपए लोन की जरूरत थी। SBI ने सोचा एक काम करती हूं, मैं इसको 15 लाख का लोन देती हूं और उसी में से 10 लाख का पहले लोन को ले लेती हूं। तो इन्होंने क्या किया? ओल्ड के जगह नया लोन दिया उसको। तो इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा, जब इन्होंने आपस में नोवेशन किया और मुझे बताया भी नहीं, तो मैं बोलूंगा भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो गई क्या? हाँ सर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि IG सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, अगला अब बात करेंगे कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर के बारे में। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ क्रेडिटर। क्या होता है बोलो बच्चों? बिहेवियर ऑफ क्रेडिटर। अब देखो, पहला वेरिएंस इन द टर्म्स। इनका कहना है कि सर प्रिंसिपल डेटर और मान लीजिए क्रेडिटर के बीच में अगर कुछ भी क्या होता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई भी वेरिएंस होता है टर्म्स में, है ना, और वो भी किसके बिना? वो भी श्योरिटी के कंसेंट के बिना, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा उन सारे ट्रांजैक्शन के लिए जो आफ्टर वेरिएंस हो रहे हैं। जैसे देखो, मान लो
लोन देने की बात की जा रही थी, यहां तक 5 लाख का लोन दिया था जिसमें मैंने गारंटी दिया था कि 10% का ब्याज रहने वाला है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं। अब यहां पर इन्होंने 12% का ब्याज कर दिया और मुझे बताया भी नहीं, और उसके बाद फ्रेश लोन दिया और 3 लाख रुपए का। तो एक बात ध्यान रखना, मैं केवल और केवल ये 5 लाख रुपयों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, और वेरिएंस होने के बाद मतलब कि ये जो रेट चेंज हुआ है, ये जो चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ है, इसके बाद क्या मैं लायबल या रिस्पॉन्सिबल होने वाला हूं क्या? नहीं सर, उसके बाद मैं लायबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। ठीक है। सेकंड, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। क्या बोला, बोलो बच्चों? बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल। अगर श्योरिटी क्या करता है, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा बच्चों कब? अगर क्रेडिटर कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रिंसिपल डेटर के साथ, जिसको अपन ने नोवेशन बोला था यहां पर, या मान लो कुछ ओमिशन करता है यहां पर, जो जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे मान लो क्या करता है यहां पर, ये जो अपना क्रेडिटर है ना, वो क्या करता है, जानबूझ के केस नहीं करता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल डेटर के ऊपर, ताकि लंबे समय तक मैं लोन के ऊपर के ब्याज को रिकवर कर पाऊं करके। तो जानबूझ के कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे वो क्या कर रहा है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जिसके आ रहे हैं, जिससे प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो भैया मेरा और उसका तो वैसे भी, जिसके लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल, उसके लिए मैं लायबल, को एक्सटेंसिव होता है, तो मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊंगा क्या? हाँ सर, आप भी यहां पर क्या हो जाओगे, लायबल नहीं रहोगे। क्या कहा मैंने, बोलो? आप भी लायबल यहां पर नहीं रहोगे। समझे क्या बात को? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? है ना? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, कुछ मांडवली करता है, या गिव्स टाइम, या एग्रीज नॉट टू स्यू टू प्रिंसिपल डेटर। मतलब देखो, अगर श्योरिटी और क्रेडिटर, समझना बात को ध्यान रखना, श्योरिटी डिस्चार्ज होगा अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में कुछ मांडवली करते हैं, या ज्यादा समय ऑफर करता है। यहां पर कौन ज्यादा समय? क्रेडिटर ऑफर करता है प्रिंसिपल डेटर को पे करने के लिए ज्यादा समय, इसलिए ताकि ज्यादा ब्याज का मीटर बढ़ जाए। या इसके अलावा वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे ऊपर केस वेस कुछ करूंगा ही नहीं करके, तुम आराम से पैसों का इस्तेमाल करो भाई, क्योंकि उसको पता है ना, इसने नहीं दिया तो श्योरिटी बेहदा ही है, पर जबरदस्ती मेरे श्योरिटी के ऊपर तलवार लटक रही है ना। तो इस केस में बोला गया कि श्योरिटी क्या होने वाला है बच्चों, श्योरिटी है ना यहां पर डिस्चार्ज होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो बच्चों? श्योरिटी यहां पर डिस्चार्ज होने वाला है। अब सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कंपोजिशन। क्या आता है बोलो बच्चों? कंपोजिशन। मतलब क्या, देखो, क्रेडिटर अगर कुछ मांडवली करता है प्रिंसिपल डेटर के साथ, और वो भी श्योरिटी से पूछा नहीं, बस मांडवली कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि जब से आपने मांडवली या वेरिएशन किया है, उसके बाद के लिए नो लाइबिलिटी, और उसके पहले के लिए क्या लाइबिलिटी श्योरिटी की बनी रहती है क्या? हाँ सर, बनी रहती है। पहला। दूसरा सर, प्रॉमिस टू गिव मोर टाइम। अगर क्रेडिटर जो है बेटा जबरदस्ती ज्यादा टाइम दे रहा है, किसको ज्यादा टाइम दे रहा है? क्रेडिटर को। क्रेडिटर ज्यादा टाइम दे रहा है प्रिंसिपल डेटर को, अनिल को। एसबीआई जबरदस्ती ज्यादा टाइम दे रहा है अनिल को, उसके ड्यू डेट आने के बावजूद भी वो रिमाइंडर नहीं भेज रहा है ताकि ब्याज का मीटर चलते रहे। तो ऐसे केस के अंदर लॉ कहता है, इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा बच्चों? श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। मांडवली का मतलब नहीं समझता क्या? मतलब होता है सेटलमेंट करना। ठीक है। आओ अब देखो, वेयर द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट बिकम्स ड्यू। फिर भी आप क्या कर रहे हो बच्चों? जानबूझ के ज्यादा टाइम अलाउ कर रहे हो, वो भी मेरे से बिना पूछे, तो मैं बोलूंगा गए करके काम से। नेक्स्ट देखो अगला क्या, प्रॉमिस नॉट टू स्यू। अगर क्रेडिटर एग्रीमेंट में ये बोलता है प्रिंसिपल डेटर को कि मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा, तो इस केस के अंदर श्योरिटी डिस्चार्ज होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाला है। क्योंकि देखो, मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन ये होता है कि जो क्रेडिटर है ना, वो प्रिंसिपल डेटर से वसूल करने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं आया तब जाके वो श्योरिटी से मांगेगा। पर भैया यहां पर जो है ना, प्रिंसिपल और क्रेडिटर डेटर, तो मुझे क्रेडिटर जो है ये मुझे बेवकूफ बना रहे। मतलब यहां पर क्रेडिटर बोल रहा है कि मैं केस नहीं करूंगा करके, ये तो गलत बात है ना। हाँ सर, ये गलत बात है। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा कि सर यहां पर मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो जाऊंगा। अब देखो, कुछ ऐसे केसेस है जहां पे श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। जहां पे श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, जहां पर एग्रीमेंट होता है विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। जैसे देखो, किसी फार्मर ने लोन लिया था, मैंने उसका गारंटी दिया। अब गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है बैंक को कि आपको फार्मर को और 3 महीने एक्स्ट्रा टाइम देना है लोन को रीपे करने के लिए।
तो यहां पर क्या जग मार के कंपनी को या बैंक को टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्या? हाँ सर बढ़ाना पड़ेगा। बैंक खुद से नहीं बढ़ाना चाहता था, बट गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया, आरबीआई ने ऑर्डर पास किया तो बढ़ाना पड़ा। तो उस सिचुएशन के अंदर मैं बोलूंगा कि इस केस में मैं डिस्चार्ज होऊंगा क्या? नहीं सर, मेरी लाइबिलिटी बनी रहेंगी, मेरी लाइबिलिटी खत्म नहीं हो रही है। दूसरा, क्रेडिटर्स फॉरबेरेंस टू स्यू सो डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। मतलब देखो क्या हो रहा है, बेसिकली क्रेडिटर है ना केस करना अवॉइड कर रहा है, किसके ऊपर? प्रिंसिपल डेटर के ऊपर। बोले कहा केस करेंगे, जबरदस्ती लीगल फीस लगेंगी, फालतू टाइम पास होगा। तो एक काम करो ना, वो उसको नोटिस रिमाइंडर भिजवाया जा रहा है बेटा, वसूल करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उसको अलग अलग ऑप्शंस दे रहा है। तो जब क्रेडिटर इतने स्टेप्स ले रहा है प्रिंसिपल डेटर से पैसा वसूल करने के लिए, तो मैं हाथ खड़े नहीं कर सकता कि भैया मुझे डिस्चार्ज कर दो करके। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या क्या बोलो? मैं ऐसा नहीं बोल सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट या ओमिशन इंप्लाइंग क्या? देखो, श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्रेडिटर कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसके कारण श्योरिटी का कुछ जो राइट क्रिएट हो रहा था ना, वो राइट हैम्पर हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो बच्चों? वो राइट हैम्पर हो रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा कि सर उतने अमाउंट के लिए मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो सुनो 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 अच्छे से ध्यान दो। अनिल, एसबीआई, आईजी, ठीक है, एसबीआई ने 10 लाख का लोन दिया, अनिल ने शेयर्स जमा किया यहां पर जिसकी कीमत थी 8 लाख रुपए की। अब ये एसबीआई वालों ने क्या कर लिया, पहले तो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे, ये एसबीआई वालों को लगा ऐसे ही फालतू खराब पन्ने, उसके ऊपर इन्होंने बढ़िया बेल खा लिया बच्चों। क्या कर लिया बोलो? बेल खा लिया इसके ऊपर। अब मुझे जरा एक बात बताइए, इन्होंने अगर 8 लाख रुपए के शेयर्स खो दिए और कल चल के अनिल 10 लाख रुपए पे नहीं करता है, तो मैं क्या बोलूंगा? आईजी सर बोलेंगे 10 लाख माइनस जो तुमने बेवकूफिया किया है 8 लाख की, उसको माइनस करो। मतलब मैं कितना पैसे दूंगा? मतलब मैं 2 लाख रुपए ही मैक्सिमम पे करूंगा। कितना पे करूंगा बोलो बच्चों? मैं 2 लाख रुपए मैक्सिमम पे करूंगा। मतलब क्या? देखो, अगर क्रेडिटर डज एनी एक्ट, क्रेडिटर कुछ ऐसा करता है जो राइट्स अफेक्ट करते हैं किसके? श्योरिटी के, या कुछ ऐसी चीज करने से ओमिट कर जाता है बच्चों, जिसके कारण जो मेरी इवेंचुअल रेमेडी थी ने श्योरिटी की, वो क्या हो जाता है? वो हैम्पर होती है, वो इंपेयर होती है। तो श्योरिटी उतने अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा? श्योरिटी उतने अमाउंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? श्योरिटी उतने अमाउंट के लिए डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? अरे बात समझ में आ रही है क्या? बोलो ना, बात समझ में आ रही है तो आप लाइक क्यों नहीं कर रहे? आपको लेक्चर को लाइक करना है बच्चों, मैं पहले ही बता रहा हूं। आपको आपके अटेम्प्ट की कसम, जो भी आपका अपकमिंग अटेम्प्ट आ रहा है, आपको उसकी कसम, आपको लेक्चर को क्या करना है? लाइक करना है। चलो आओ, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब बस ज्यादा नहीं बचा है, अपना एंड ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो, बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो सर, गारंटी अगर झूठ बोलकर या कोई चीज को छुपाकर, है ना, अगर आप गारंटी ऑब्टेन करते हो, तो इन दोनों केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड बोला जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है झूठ बोले कौवा काटे, मतलब झूठ बोलना। और कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। क्या मतलब होता है बोलो बच्चों? छुपाना। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि इन दोनों सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो, गारंटी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइन। इसका मतलब है, मैं बोल रहा हूं कि मैं गारंटी नहीं दूंगा जब तक मुकेश अंबानी ज्वाइन नहीं करते। तो जब तक मुकेश अंबानी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा क्या? नहीं सर, नहीं बनेगा। तब तक कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट वैलिड। क्या काम है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट वैलिड। क्या कहेंगे बोलो? कॉन्ट्रैक्ट विल बी नॉट वैलिड। समझ में आया क्या? अरे बोलो जल्दी से, मुझे समझ में आया क्या आपको बातें? क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या? ठीक है, डन है क्या सभी लोगों को ये बातें? एब्सोल्युटली डन 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 है ना। चलो सर आ जाओ अगला। अब अब बात करेंगे राइट्स ऑफ श्योरिटी के बारे में। राइट्स ऑफ श्योरिटी का क्या मतलब होता है यहाँ पर कि सर कौन से श्योरिटी के पास राइट्स अवेलेबल है ना, अगेंस्ट द क्रेडिटर कौन से राइट्स अवेलेबल? श्योरिटी एंजॉयज राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर। पहला है ना, क्रेडिटर के अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर और को श्योरिटी के अगेंस्ट। देखो, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर क्या क्या है? पहला,
राइट ऑफ सबरोगेशन। क्या है बोलो बच्चों? राइट ऑफ सबरोगेशन। इसका मतलब क्या होता है? जो भी पेमेंट ऑफ गारंटी डेट है या परफॉर्मेंस ऑफ गारंटी डेट है तो श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। इसका मतलब अनिल के बिहाफ में मैंने जितना भी पैसा एसबीआई को पे किया ना, अब मैं क्या हो जाऊंगा, अब मैं एसबीआई के पोजीशन पर आ गया। इसका मतलब जितना भी पैसा मैंने एसबीआई को पे किया वो मैं पूरा पैसा अनिल से रिकवर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बोलो बच्चों? वो पूरा पैसा मैं अनिल से रिकवर कर सकता हूं। इसे बोला जाता है राइट ऑफ सबरोगेशन, कि मैंने अगर आपके बिहाफ में अमाउंट को पे किया तो जितना भी अमाउंट पे किया मैं उसके शूज में, मैं उसकी जगह आ जाता हूं और जितना भी पैसा पे किया ना उतना मैं रिकवर कर पाऊंगा। क्या? हाँ सर, उतना मैं रिकवर कर पाऊंगा। इसे राइट ऑफ सबरोगेशन कहते हैं। दूसरा, इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। अब ये ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्या कि सर इंप्लाइड प्रॉमिस होता है कि अगर श्योरिटी ने कोई भी पैसा प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में पे किया है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल डेटर को वो पैसा पे करना पड़ेगा। किसको? श्योरिटी को। किसको पे करना पड़ेगा? श्योरिटी। बस ध्यान रखना, राइटफुली जो पैसा पे किया है वो जो मतलब इलीगल तरीकों से पैसा किया है वो रिकवर किया जा सकता है। क्या? नहीं सर, वो रिकवर यहां पर नहीं किया जा सकता। अगला, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। अच्छा, ये किसके राइट चल रहे हैं? श्योरिटी के राइट क्या है क्रेडिटर के अगेंस्ट? पहला, राइट ऑफ बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बैंक वाला एग्जांपल दिया था बच्चों, है ना? तो इनका कहना है कि अगर क्रेडिटर ने कोई भी सिक्योरिटीज जमा कराया बैंक के पास और बैंक से वो सिक्योरिटीज खो जाती है या वो सिक्योरिटीज उनके पास होती है, तो उतने अमाउंट का मैं क्या मांग सकता हूं बच्चों? उतने अमाउंट का मैं डिस्चार्ज मांग सकता हूं। जैसे 8 लाख की शेयर्स दिए थे, वो खो गए तो मैंने 8 लाख का माइनस करवा लिया। क्या? यस सर। मान लो उनके पास शेयर्स होते तो मैं उनको 10 लाख दे देता और वो 8 लाख के शेयर्स ले लेता। क्या? हाँ सर, मैं लेता, मैं अनिल को देने देता। क्या? नहीं सर, मैं यहां पर अनिल को नहीं देने देता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला, राइट टू सेट ऑफ। देखो क्या बोला है यहां पर, क्रेडिटर अगर यहां पर स्यू करता है श्योरिटी को तो इस केस के अंदर जो भी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी है वो उसको पे करना पड़ेगा। और अगर कोई सेट ऑफ अराइज हो रहा है तो सेट ऑफ का बेनिफिट मैं मांग सकता हूं। क्या? बिल्कुल। जैसे देखो अनिल का है ना बच्चों, 12 लाख का लोन हो रहा था पे करने का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। अब अनिल का एक सेविंग अकाउंट है बैंक के अंदर जिसके अंदर 4 लाख रुपए का अकाउंट बैलेंस है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर वो 4 लाख का सेट ऑफ करने के लिए बैंक को बोल सकता हूं? क्या? आप बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ अगर अनिल इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट में ऐसा पाया जाता है कि वो अपने लाइबिलिटीज का 60% ही पे कर पा रहा है, तो उतना प्रोपोर्शनेट रिडक्शन मैं बोलूंगा बैंक को करो। मतलब कि अगर 10 लाख का लोन है और 60% ही पे कर रहा हूं, मतलब मैं 6 लाख रुपए यहां पर पे करूंगा अनिल के बिहाफ में और वो 6 लाख रुपए मैं वसूल कर लूंगा। किससे? अनिल से। मतलब अगर वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है ना तो ध्यान रखना, अल्टीमेट लॉस कौन बेयर करता है? अल्टीमेट लॉस क्रेडिटर बेयर करता है। कौन बेयर करता है बोलो बच्चों? क्रेडिटर बेयर करता है। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? यस सर। अगला देखो, राइट ऑफ कोश्योरिटीज। इनका कहना है कि अगर कोश्योरिटीज का मतलब होता है जब सेम डेट के लिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन गारंटी देते हैं, उसे कोश्योरिटी कहते हैं। पहला सेक्शन नंबर 146 कहता है वैसे तो इनकी लाइबिलिटी कंट्रीब्यूट होता है इक्वली करना। जैसे मान लो अनिल ने 10 में से 2 लाख रुपए पे कर दिया तो 8 लाख की लाइबिलिटी हुई, तो मैं और मुकेश अंबानी हम दोनों मिलके क्या करेंगे? 4-4 लाख रुपए पे करेंगे। मतलब हमारी जो लाइबिलिटी है ना बच्चों वैसे इक्वल ट्रीट की जाती है। लेकिन सेकेंड पॉइंट में देखो, लाइबिलिटी ऑफ कोश्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम। मतलब क्या बोल के रखा है यहां पर कि सर अगर डिफरेंट सम्स के लिए लाइबिलिटी आ रही है तो जैसे आओ आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एमवी सर यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों? लोन ले रहे हैं। किससे लोन ले रहे हैं? एसबीआई से लोन ले रहे हैं। कितने का लोन ले रहे हैं? 10 लाख का। अब आईजी, पीपी और तेजस सर, हम तीनों ने मिलकर गारंटी दिया एसबीआई को। मैंने गारंटी दिया 2 लाख की, पीपी सर ने 3 लाख की, तेजस सर ने 5 लाख की। हमने गारंटी दिया एसबीआई को, मतलब हम तीनों को मिलाएंगे तो 10 लाख की गारंटी मिल गई। किसको? एसबीआई को। अब मुझे बताइए, अगर एमवी सर पूरे 10 लाख रुपए को डिफॉल्ट करता है तो उस केस में 2 लाख की मेरी लाइबिलिटी, 3 लाख पीपी सर की और 5 लाख रुपए तेजस सर की लाइबिलिटी होंगी। ये तो बड़ा सिंपल। लेकिन मान लो ऐसा होता है कि एमवी सर ने 2 लाख रुपए को पे किया, मतलब 8 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ रही है।
तो लॉ कहता है पहले प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन लगाओ, मतलब 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 करो, क्या वो सभी लोग पे कर पा रहे हैं क्या? तो सवाल बनता है सर 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो 2 से ऊपर हो रहा है, मेरी लाइबिलिटी तो 2 लाख की है ना। तो लॉ कहते हैं काम करो, आईजी सर से 2 लाख रुपए ले लो। अब देखो कितना बैलेंस बचा, अब 6 लाख रुपए बचा, 6 लाख को डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या 3 लाख दोनों के कंडीशन में है क्या? हाँ, तो हम बोलेंगे पीपी सर 3 लाख देंगे, तेजस सर 3 लाख देंगे, इस तरीके से 8 लाख को पे करेंगे। मतलब क्या, सब्जेक्ट टू द लिमिट फिक्स, जो भी श्योरिटी की लाइबिलिटी है ना वो हो सकता है डिफरेंट सम्स के लिए होगा यहां पर। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लाइबिलिटी, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लाइबिलिटी, इक्वल कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लाइबिलिटी, समझे क्या? अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर ऐसा होता कि 4 लाख रुपए पे करते यहां पर कौन? एमवी सर, तो मुझे बताइए आईजी सर, पीपी सर और तेजस सर की कितनी कितनी लाइबिलिटी आती? बोलो आईजी सर, पीपी सर और तेजस सर की कितनी कितनी लाइबिलिटी आती? सर 4 लाख पे किया मतलब लाइबिलिटी बची कितनी? 6 लाख की। अब 6 लाख को पहले 3 में डिवाइड करके देखो, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, क्या तीनों के लिमिट में है क्या? हाँ सर लिमिट में है, तो मैं बोलूंगा तीनों की 2-2 लाख रुपए लाइबिलिटी होने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होने वाली है। समझ में आया क्या? ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे गोलू, बोलो ना, क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? है ना? यस सर। चलो, तो यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर आपका यूनिट नंबर 8 भी हो जाता है, सॉरी यूनिट नंबर 7 भी हो जाता है पूरा पूरा फिनिश। ठीक है, चलिए तो आज के लिए अपन करेंगे केवल और केवल इतना। अब हम लोग मिलेंगे हमारे अगले सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी कल जो हमारा राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन है वो हमारा होने वाला है। कल का सेशन सिर्फ कल और परसों का सेशन शाम में हमारा 5 बजे का, बाकी अदरवाइज हमारी जो सेशन है राइटिंग प्रैक्टिस के ये डेली सुबह 9:30 बजे लाइव होते हैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो आप राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। राइट, चलेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।